अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे किस तरह से हमारे प्रदेश के हमारे अपने लोग, हमारे अपने भाई बहन एक अदद सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर उत्तर प्रदेश में अपने घरों में, निजी अस्पतालों के भीतर उनकी दुखद मौत हो रही है। लोग कोरोना की वजह से कम मर रहे हैं। मेरी इन तथ्यों पर, मेरे इन दिए गए बातों पर आप गौर कीजिएगा बहनों भाइयों। लोग इस वक्त कोरोना से कम मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, दवाओं की कमी से मर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से मिल रहे हैं, इलाज न मिल पाने की वजह से मर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती न हो पाने की वजह से मर रहे हैं, बेड न मिल पाने की वजह से मर रहे हैं, टेस्ट न होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं, आईसीयू बेड्स न मिल पाने की वजह से इस प्रदेश के नागरिक बड़ी तादाद में मौत के गाल में समा रहे हैं। इससे दुखद, इससे परेशान करने वाला और कोई वक्त हो ही नहीं सकता। पिछले कुछ दशकों से शायद ही ऐसी भीषण त्रासदी हमारे इस प्यारे प्रदेश के हमारे बहनों भाइयों ने झेली हो, जो इस वक्त झेलने को मजबूर हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तिल तिल कर मर रहे हैं। अब सरकार ने रोक लगा दी है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति को बिना परमिशन के, बिना डॉक्टर के लिखाए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रदेश के तमाम शहरों में जो लोग होम आइसोलेशन पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, तड़प रहे हैं। उनके परिजन गिड़गिड़ा रहे हैं कि कम से कम इलाज नहीं दे सकते तो ऑक्सीजन तो लेने दो। हम ब्लैक में ही खरीद के खुश थे, अपने परिजन को बचा तो रहे थे। बिलख रहे हैं लोग। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है गुहार, चित्कार, अपील, गिड़गिड़ाने से। लोग आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं कि उनके परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो सुसाइड करेंगे। यह अराजकता है। यह प्रशासनिक अदूरदर्शिता और लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप ऑक्सीजन भी अपने प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, देश पूछता है और उत्तर प्रदेश के लोग भी जानना चाहते हैं कि किन कारणों से सरकार ने ऑक्सीजन की राशनिंग की है। दुनिया में शायद इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पर ऑक्सीजन की राशनिंग हो रही है। कोटा सिस्टम चलाया जा रहा है। सरकार तय करेगी कि किसको और ऑक्सीजन मिले और किसको ना मिले। आप अस्पतालों में आपूर्ति दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो घरों में हैं, जो दूसरी और बीमारियों से ग्रसित हैं, पुलिस उनको ऑक्सीजन प्लांट पे खदेड़ कर भगा रही है, डांट रही है, बेइज्जत कर रही है। ऑक्सीजन तो लेने की बहुत बात बड़ी दूर की है। सरकार का एक आदेश लोगों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, यह घटना उदाहरण है। ऑक्सीजन की किल्लत को सरकार अब तक दूर नहीं कर पाई। सारे दावे असत्य हैं कि यहां ऑक्सीजन बहुत है, कहीं नहीं है। बहुत बुरा हाल है। आपकी जो आवश्यकता है उसका सिर्फ 40% ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है, और वो भी अधिकांश हिस्सा सरकारी अस्पतालों को, सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जा रहा है। निजी क्षेत्र के कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भयानक किल्लत है। बहराइच से लेकर फर्रुखाबाद तक लोगों की मृत्यु हो रही है। लखनऊ में 3 बड़े कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म हो गई। आईसीयू में मरीज तड़प कर मर गए। यह अपराध है। अगर इसको हम अपराध नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? यह मानवता के खिलाफ है। भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसमें हमें जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। टेस्ट आप करेंगे नहीं, रिपोर्ट आप देंगे नहीं, अस्पताल भर्ती होने नहीं देंगे, सीएमओ का ऑर्डर लाइए। गंभीर मरीजों को आईसीयू बेड है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे भर्ती नहीं ले सकते, और अब आप ऑक्सीजन पर भी राशनिंग कर रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बहनों भाइयों जिस प्रकार से बढ़ रहा है, यह हैरान करने वाला है। सरकार ने आज कहा
कि 195 लोगों की मृत्यु हुई है। अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछिएगा अपने से कि क्या वाकई में सिर्फ 195 लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरे हैं? जाओ अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के, अपने जनपद के शमशान घाटों को देखना, भरे पड़े हैं। पहले तो आंकड़े में भी शामिल किए जाते थे, अब आप आंकड़ों के भी लायक नहीं रह गए हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, लोग कोरोना की वजह से कम, ऑक्सीजन की कमी से, इलाज के अभाव में, इंजेक्शन की न मौजूदगी से, समय पर इलाज न मिलने से ज्यादा मर रहे हैं। लगातार डिनायल मोड आज हमको इस हाल पे ले आया है कि आज हमारे समक्ष तबाही और बर्बादी दैत्य के रूप में खड़ी है, राक्षस के रूप में खड़ी है, यमराज के रूप में खड़ी है, जो हमको, हमारे ही प्रदेश के लोगों को, हमसे हमारे ही प्रियजनों को छीन रही है। और हम बेबस हैं, लाचार हैं, लोग गुहार लगा रहे हैं। भर्ती कराने के लिए आप फोन करना शुरू कीजिए। दोपहर तक खबर आती है कि जिसके लिए आप भर्ती के लिए प्रयासरत थे, मिश्रा जी, उसके उस पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी बेबसी, लाचारी, असहाय होना, सिस्टम का फेल होना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हो सकता है कि आप लोग इससे कभी दो चार हुए हों, लेकिन 21 वर्षों की पत्रकारिता में मैंने इस प्रकार का अव्यवस्था कभी देखी नहीं, जो चित्कारती है, परेशान करती है, विचलित करती है हर एक हृदय वाले मनुष्य को, जिसके अंदर जरा भी संवेदनशीलता है। आज वो खून के आंसू रो रहा है उत्तर प्रदेश में, तड़प के रह जा रहे हैं लोग। लोगों के फोन का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं लोग। अपनों की मदद न कर पाने का एहसास, और जब मौत होती है तो उस पीड़ा का एहसास सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर मानवता और उस दिल में, उसके शरीर में एक संवेदनशील हृदय हो। वही इस तकलीफ को महसूस कर सकता है जो मेरे प्यारे प्रदेश के 23 करोड़ मेरे भाई बहन महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बेबस हैं। व्यवस्था का असहयोग आज इस कदर हमारे समक्ष विद्यमान है कि टेस्टिंग से लेकर शमशान घाट तक लाशों की कतार लगी हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का फोन नहीं लेता। और सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित, परेशान, दुखी है, कोई सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्लास के लोग मरे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मारे गए हैं कोरोना की वजह से। क्यों? क्योंकि पब्लिक के बीच पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा वही घूमे, हर हफ्ते पार्टी इवेंट करती रही, आयोजन होते रहे, कार्यक्रम चलते रहे, कोरोना फैलता रहा, बीजेपी के कार्यकर्ता मरते रहे। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। उनके दुख के साथ खड़े भी नहीं हो सकते हैं बीजेपी के नेता। मदद की बात तो बहुत दूर की है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता अवसाद में हैं, उनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। और मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बीजेपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और व्यापार प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के संयोजक विनीत शारदा, आपने उनका नाम सुना होगा। ये वही सज्जन है जिनका चुनाव के दौरान एक भाषण बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें वो बार बार ये रिपीट कर रहे थे, 37 बार बोला था एक सांस में, कमल 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 कमल। ये वही वाले विनीत शारदा मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, ट्वीट लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके 2 गंभीर परिजन जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, गिड़गिड़ा रहे हैं विनीत शारदा। उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने उनके साथ भयानक बदतमीजी की, उनको बहुत अपमानित किया। इस कदर अपमानित किया कि उन्होंने लिखा कि इतना भयानक अपमान हुआ है कि इंसानियत भी शर्मसार है। यह विनीत शारदा का पत्र है जो उन्होंने ट्वीट किया है मुख्यमंत्री को। ट्विटर पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। यह हालत बीजेपी के नेताओं की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों के पिता, किसी के चाचा, किसी के घर के लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं,
कुछ को तो जगह तक नहीं मिली अस्पतालों में, मर गए कार्यकर्ता बेचारे। किससे फरियाद कहें? यह तो बीजेपी की बात हुई, आम जनता की हालत और खराब है। तो इन सब परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश में धकेला किसने? यह प्रशासनिक दूरदर्शिता, नेतृत्व की अनुभवहीनता, नौकरशाही की बदइंतजामी और समय से तैयारी न करना। यह बताता है कि हम सिर्फ मीटिंग्स करते रहे, मीटिंग चलता रहा, नोडल चलता रहा, लेकिन किसी को भी ख्याल नहीं आया कि दूसरी वेव कितनी खतरनाक थी। मुझ पर यह इल्जाम लगाया जाता रहा कि मैं कोरोना के नाम पर डिबेट करके डर फैलाता हूं। आज वो डर दैत्य के रूप में आपके सामने खड़ा है, जिसके बारे में पिछले 1 साल से मैं आप सबको 1 साल से अधिक वक्त से जागृत कर रहा था, बता रहा था कि यह कितनी भारी मुसीबत है। न सरकार ने तैयारी की, न समाज ने तैयारी की। आज हालात इस कदर हैं कि हर कोई घुटने पर है। लखनऊ, जहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हो, सबसे ज्यादा बदहाली इसी शहर में है, लखनऊ के भीतर। कौन लोग इसके लिए कसूरवार हैं? कोरोना से होने वाली मौतों के अलावा बाकी जो बिना इलाज के मौतें हो रही हैं, बिना ऑक्सीजन के मौतें हो रही हैं, यह अपराध है। संविधान के खिलाफ है कि आप ऑक्सीजन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे आप? यह बताता है कि दुर्व्यवस्था, शासन की नीतियां, आपकी प्लानिंग, आपकी सोच समझ गंभीर प्रश्न खड़े करती है। किस बात की 400 दिनों से तैयारियां चल रही थीं? प्रतिदिन मीटिंग्स होती थीं। बिना विशेषज्ञों के लगातार इन बैठकों का औचित्य क्या था? आज जब इतनी बड़ी मुसीबत हमारे समक्ष खड़ी है, आपके पास सॉल्यूशन क्या है? एक प्रेस नोट जिसमें आप ये लिखते हैं कि ऑल इज वेल। तो क्या जो मरे हैं बिना ऑक्सीजन के, इन्होंने स्वयं आत्महत्या कर ली, अपनी सांसें रोक ली? कैसे मरे ये लोग? कौन करेगा इसकी जांच? कौन उनके परिजनों को संभालेगा? जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, उनको कौन ठीक वापस ट्रैक पे लाएगा? उनके दुखों को कौन बांटेगा जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है? क्या हम इस प्रकार का समाज चाहते थे जिस प्रकार का आज हमारे समक्ष है, जहां हम कोई किसी की मदद करने की स्थिति में ना हो? दिल पे हाथ रख के कहिएगा, कितने भी ताकतवर, रसूखदार, रिसोर्सफुल, पैसे वाले लोग हों, क्या किसी को ऑक्सीजन दिला पाने की स्थिति में हो? किसी को आईसीयू बेड दिला पाने की स्थिति में हो? किसी का भर्ती करके इलाज करा पाने की स्थिति में हो? यही बेबसी और लाचारी आम आदमी के समक्ष कितनी विकराल, राक्षसी रूप में खड़ी है, जहां उसके अपने प्रियजन मारे जा रहे हैं। लोग बेहाल हैं, उनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बचा लो की आवाजें आती हैं। सोशल मीडिया हर आता हुआ एक टेलीफोन मन में डर पैदा करता है कि पता नहीं मेरे खास दोस्त, मेरे जानने वालों को क्या परेशानी हो। फोन उठाने में मन में डर बैठ गया है कि पता नहीं आने वाला हर एक कॉल क्या, किस प्रकार की बुरी खबर लेकर आ रही है। मदद के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। यह बेबसी और लाचारी यह स्तब्ध करने वाली है, हैरान करने वाली है। यह प्रशासनिक अदूरदर्शिता, अनुभवहीनता का ज्वलंत और जानलेवा प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर हम आज एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि इन सब गलतियों के लिए कौन लोग कसूरवार हैं और उन पर जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा। इस पर बात होनी चाहिए। ये रेफरल लेटर हमको मिला है, इतने दूर के हॉस्पिटल गए, उसने लिख के दे दिया नो बेड अवेलेबल, नो मेडिसिन, नो ऑक्सीजन, कह रहे जहां से लाना हो लाओ। मेरी बेटी यहाँ पड़ी है कितने दिन से, और अब कह रहे हैं कि ले जाओ। कहाँ ले जाए? बता दो हमें कहाँ ले जाए, हम वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही, कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। यही कह रहे हैं कि 2.5-3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है हमारे पास, आप कहीं और शिफ्ट करें।
अब इस समय सब जगह ही पैनिक है सर, कहाँ लेके जाएंगे। अचानक से दोपहर को बोल रहे कि आप लोग अपने पेशेंट को लेके चले जाइए। जो चौहान साहब हैं, चौहान साहब ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, कह रहे कि जी मेरे हाथ में नहीं है, सरकार ने मोदी ने हाथ खड़े कर दिए तो मैं कौन चीज़ होता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप अपने पेशेंट को निकाल दो, आप अपने पेशेंट को ले जाओ, हमने बोला सिलेंडर भी करा दो, हम रिफिल करवा देते, आप अपने पेशेंट को लेके चले जाओ यहाँ से। ऑक्सीजन लेवल SpO2 50 है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। समहाउ हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज कर करके 2 दिन से काम चला रहे हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं, फिर उन्होंने कहा बलरामपुर आइए, बलरामपुर आए तो कहा यहाँ सीमो ऑफिस से आप लिखा के लाइए, हम एडमिट ले रहे। अब ये साहब लिख दे बस तुरंत वो एडमिट कर ले। ये कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं थे, कोई रसूखदार लोग नहीं थे। इस देश के इज्जतदार नागरिक जिन्होंने स्वाभिमान के साथ जीना सीखा, इस देश की सेवा की, सच्चे मन से सेवा की। आज उनके परिजनों के साथ क्या हो रहा है अस्पतालों के भीतर या CMO ऑफिस के बाहर, या उनके परिजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, प्रत्यक्ष आपके समक्ष प्रमाण है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज के डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और MLC हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल, डॉक्टर विमल कुमार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सूर्यकांत मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं IMA के, और उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आगे बात बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। हरीश जी, मैंने 10 मिनट में तमाम सवाल खड़े किए, उम्मीद है कि आपने मेरे सवाल सुने होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस कदर माहौल कैसे उत्तर प्रदेश में ख़राब हो गया, इतनी दुर्व्यवस्था क्यों हुई, आप लोग इतने लाचार बेबस कैसे हो गए कि पूरा सिस्टम घुटनों पर आ गया, जनता परेशान है। देखिए ब्रजेश जी, ये परिस्थितियां बहुत ही पीड़ा देने वाली हैं, बहुत दुखद हैं, परंतु आप जैसा कह रहे थे कि 21 साल की हमारी पत्रकारिता में इस तरह की अव्यवस्था मैंने नहीं देखी। निश्चित रूप से आपने नहीं देखी होगी, लेकिन इस तरह की महामारी, इस तरह का संकट भी नहीं देखा होगा। अप्रत्याशित ये महामारी और संकट है। ये ठीक बात है कि आप पिछले 1 वर्ष से लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर के अपने चैनल के माध्यम से जागरूक कर रहे थे, सिस्टम को भी, लोगों को भी, और सभी सुधी नागरिकों को भी इस संदर्भ में आप लगातार जागरूकता का अभियान आपने चलाया, ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए, कई बार कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार निश्चित रूप से जिम्मेदार है, नैतिक रूप से जो भी सरकार में होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, और आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसको भी हम अमूल कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार में है। लेकिन बहुत सारी चीजें आप ये देखिए कि इन एंटीसिपेशन टू दैट, अगर बहुत सारी परचेजेज, बहुत सारी चीजें अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में खड़ी की होती, तो बहुत सारे वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग और बहुत सारे पत्रकारिता जगत के लोग ये आरोप लगा रहे होते कि सरकार ने कमीशन खोरी के चक्कर में इतने सामान खरीद लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे सवाल होते हैं, और निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, हम लोगों के लिए, सबके लिए हृदय विदारक। हम इन सब बातों को ओन करते हैं, लेकिन ये भी बात अपनी जगह पे सही है कि जब जहां कैपेसिटी 2000, 5000, 10,000 पेशेंट की है, वहां जब एकदम से 5 गुना 10 गुना लोग मल्टीप्लाई हो गए, तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ जाती हैं, सारा प्रबंध छोटा पड़ जाता है, और सारा परिश्रम छोटा पड़ जाता है, सारे तर्क छोटे पड़ जाते हैं। मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। आज तकलीफ के इस समय में जब आपसे लोगों को उम्मीद है कि आप उनके जख्मों पर मलहम रखेंगे, उनके तकलीफों को बांटेंगे, तब आप ये बता रहे हैं कि हमने इसलिए नहीं खरीदा ताकि आरोप न लगे। इसका मतलब कि लोगों को मरने के लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर उसने सामान वक्त रहते नहीं खरीदा, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं खरीदा, ऑक्सीजन नहीं लिया, जिम्मेदार हैं आप लोग। मैंने एक बात कही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसलिए नहीं खरीदा, लेकिन ये जो सवाल खड़े होते हैं, सवाल दोनों तरफ के हैं। आज सरकार ये सिस्टम नहीं मैनेज कर पा रहा, तो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
पिछले वर्ष सरकार आप ने मुझे बखूबी बताइए, मेहनत किया। विनीत शारदा ने तो- अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। आज वो 2 इंजेक्शन के लिए वो बंदा गिड़गिड़ा रहा है, इतना बड़ा नेता। आपका स्वास्थ्य मंत्री उसको गाली देता है, अपमानित करता है। नहीं नहीं, वो गलत है। अगर किस तरह की बात इस तरह की स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही तो निश्चित रूप से गलत है, निंदनीय है। ऐसा कभी आम आदमी वो की क्या चाहे- हालत होगी चाहे हरीश वो- जी, चाहे आम वो आदमी विनीत की। शारदा जी हों या आम नागरिक हों, सबके साथ जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे पदाधिकारी हों, उनको सबको तो और विनम्रता पूर्वक अरे जीवन भर उस व्यक्ति ने कमल खिलाया, तो- जीवन दे दिया, आज इंजेक्शन मांग रहा है तो उसको गाली दोगे? ये निंदनीय है। अगर इस तरह का व्यवहार हुआ तो है आप बताओ मुझे कि निंदनीय जय है। प्रताप सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आप मुझे बताओ, देखिए, आप ये तो संगठन से पूछकर बताओ कि क्यों नहीं मंत्री का संगठन- इस्तीफा ले लिया नहीं, जाना चाहिए। देखिए, संगठन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर इस तरह का कोई व्यवहार स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। जी, ऑल राइट। ये कभी भी नहीं डॉक्टर होना राजपाल चाहिए। कश्यप मुझे अपना- ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजपाल कश्यप, हालात से बेहतर आप लोग खुद वाकिफ होंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो लोग हैं उनको बेहतर अंदाजा है कि हालात कितने खराब हैं। लोग ऑक्सीजन तक के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आज हालात किन शब्दों में बयां करें, पूरी तरह शब्द नहीं है। और जो हालात पैदा हुआ है, मतलब किन शब्दों में किस तरीके से लोग परेशान हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। किस तरह की कोई ऑक्सीजन शिकायतें के ज्यादा लिए कर रहे हैं हम आपसे? लोगों के वो आप फोन करते क्या हैं। कंप्लेंट्स आ रही है लोगों की? सबसे ज्यादा कंप्लेंट है बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और इन्होंने तो बहुत से लोगों तो मतलब हॉस्पिटल के गेट पे तोड़ रहे हैं, कोई घरों में तड़प, 5-5 लोग हैं, बच्चे तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन, इन्होंने कल एक फरमान जारी कर दिया कि जो घरों में ऑक्सीजन लगाए लेटे थे उनकी भी ऑक्सीजन रोक दी गई और कई लोगों की मौत हो गई। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको भी कल इन्होंने ऑक्सीजन मना कर दिया तो वो सिलेंडर उनको नहीं मिल पाया और वो उनको मजबूरी में हॉस्पिटल तरफ गए तो हॉस्पिटल में भी कोई व्यवस्था नहीं और उनको मौत के मुंह में जाना पड़ा। ये है व्यवस्था, ये मौत नहीं। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? आप इसके लिए किसे जिम्मेदार कसूरवार ठहराते हैं? आप बताइए मुझे, किसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार जिम्मेदार है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इतने यूनिवर्सिटी खाली पड़े हैं, इतने कॉलेजेस खाली पड़े हैं, इतने अभी तक इतने वेंटिलेटर पड़े हैं जिनकी पन्नी नहीं उतर पाई। इसका जिम्मेदार कौन है? बलरामपुर में वेंटिलेटर खड़े हैं, चलाने वाला नहीं है। कितने हॉस्पिटलों में और कितने, आज इनकी इच्छा शक्ति होती इतनी ये साल भर से क्या कर रहे थे? साल भर से इन्होंने महामारी से नहीं सीखा था कुछ। आज तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। आप जो भी आज की डेट में सामाजिक आदमी होगा उसको पूरे रो रहे हैं लोग, जिले की बेहाल हैं, हालात पता होगी। धन्यवाद आपका। डॉक्टर विमल कुमार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कोरोना के मामलों के नोडल ऑफिसर। थैंक यू राजपाल जी। आज हालात खराब हो गए। थैंक यू राजपाल जी, शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर विमल कुमार जी, देश में इस कदर मिसमैनेजमेंट कोरोना को लेकर कैसे हुआ कि आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस पाए जाने वाला देश, सर्वाधिक मौतों वाला देश, दुनिया भर में भारत की जिस प्रकार के वहां इंटरनेशनल मीडिया में बदनामी हो रही है, यह हृदय विदारक है और हमारे देश के लोग भी मर रहे हैं। इस प्रकार की क्या हमने कभी कल्पना की थी? हमारी कोई तैयारी नहीं थी? सर, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी तैयारियों में कमी नहीं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक कमी रही है। जो पिछली बार जो हमने देखा था, जिस तरह से केसेस बढ़े थे लास्ट ईयर जो हम लोगों ने, उससे हमें सीखना चाहिए था। हमने सीख के और इस साल के लिए तैयारियां नहीं की और ये एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये बिल्कुल सही बात है कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड सारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन की कालाबाजारी हो रही है, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, फेविफ्लू जो मेडिसिन चलती है वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। जैसा कि सूर्यकांत सर ने पहले कहा भी था कि इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो भी उनको होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं,
बट मेडिसिन ही जब अवेलेबल नहीं होगी तो आप उससे कैसे पेशेंट को इलाज कर पाएंगे। जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में, मैं उदाहरण के साथ डॉक्टर साहब बात करना चाहता हूँ, मैं कोरोना को पिछले 14 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ। दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में दूसरी तीसरी वेव आई, यूरोप के कई देशों में चौथी वेव चल रही है। हमने क्यों नहीं सबक लिया? हमने क्यों जनवरी फरवरी में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड जैसी जगहों पर जब कोरोना फैल रहा था, हमने क्यों नहीं सीखा? बिल्कुल सर, वो हमारी तरफ से, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लैकिंग है कि हमने उस समय उससे सीख के, और हमने तैयारियां नहीं की अपनी जी। हमें उससे सीख के हमें ज़्यादा धन्यवाद आपका। डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन हैं NH सेल के IMA के लखनऊ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समस्या 2 दिन पहले जब आप मेरे साथ मौजूद थे, आज वो कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी है, एक तो ये बताइए। दूसरा, आप लोगों के समक्ष अब किस प्रकार की चुनौतियां हैं, किस प्रकार के टेलीफोन आ रहे हैं और किस प्रकार के मरीज इस वक्त आपके पास हैं, और ऑक्सीजन का क्या सप्लाई की क्या स्थिति है लखनऊ और दूसरी जगहों पर जिनसे आप संपर्क में हैं? ब्रिजेश जी, समस्या पिछले 2 दिनों में और गहरा गई है। मुझे लगता है हर मरीज सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि चाहे घर पर ऑक्सीजन दिला दीजिए या अस्पताल में दिला दीजिए। अब मरीज ही नहीं बल्कि अस्पताल भी चिल्ला रहा है कि प्लीज मुझे ऑक्सीजन दिला दीजिए, ऑक्सीजन दिला दीजिए, ऑक्सीजन दिला दीजिए। मैं आपको बताऊं, आपने अपने प्रोग्राम में शुरू में बताया कि ऑक्सीजन पर भी चौकीदारी और राशनिंग शुरू हो गई है। मैं आपके माध्यम से शासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी पिछले हफ्ते उन्होंने 96 छोटे प्राइवेट अस्पतालों को सडनली कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इन सब अस्पतालों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है। एक सिंपल गूगल शीट बना ले, सभी अस्पतालों से मांग लें कि आपके डेली सिलेंडर की रिक्वायरमेंट कितनी है, और पहले उस रिक्वायरमेंट को अगर पूरा कर पा रहे हो तो उसको कोविड अस्पताल घोषित करें, अन्यथा कह दें कि भाई आप मत करें। हम अस्पताल में मरीज को भर्ती करके ऑक्सीजन की कमी से मरने दें या वो अपने घर पर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मरे, बात एक ही है। और इसमें दर्द हमें ज्यादा होता है कि हमारे सामने मरीज है, सारी सुविधा है, सिर्फ ऑक्सीजन ना होने के कारण हम बेबस हैं और वो मर रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से शासन से उम्मीद है कि वो जो ऑडिट करने की बात करते हैं उससे पहले रिक्वायरमेंट का ऑडिट सबका कर ले, जिससे उनको वस्तु स्थिति और यथास्थिति क्लियर कट पता हो कि हर प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन उन्हें कितनी देनी है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात, आज सभी प्राइवेट अस्पतालों में मैन पावर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कई अस्पताल में ऐसे जानता हूं जहां पर बेचारा डॉक्टर सारे बेडों पर दौड़ रहा है, परेशान है क्योंकि स्टाफ छोड़ के भाग चुका है और उसके ऊपर कोई बस नहीं है। बहुत सी जगहों पर डॉक्टर स्वयं अपने मरीजों से कह रहे हैं कि भैया आप ही अपना अटेंडेंट ले आइए, किसी तरह मरीज की सेवा करिए, जितनी डॉक्टरी करनी है मैं कर दूंगा। मैं फिर से शासन को एक सजेशन देना चाहता हूं कि लखनऊ में और लखनऊ के बाहर बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज हैं जहां पर नर्सिंग स्टूडेंट हैं। अगर आपकी तरफ से कोशिश हो तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट को 2-2, 3-3 को इन सभी 90-96 प्राइवेट अस्पताल जो कोविड अस्पताल बनाए हैं उनमें आप अपनी तरफ से ड्यूटी लगा दें। आपको अगर ये चाहिए कि उनको प्राइवेट अस्पताल तनख्वाह दें तो आप उसको भी निर्धारित कर दें। वो प्राइवेट अस्पताल, अफसोस की बात यह है अनूप जी कि हमारे प्रदेश में विज्ञान की, हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की, हमारे प्रदेश में विशेषज्ञों की राय की कोई कद्र नहीं है। मुट्ठी भर नेता और मुट्ठी भर IAS अफसर लोगों का जीवन तय करते हैं। आप जैसे विशेषज्ञ, विज्ञान से जुड़े लोग, मेडिकल साइंस से जुड़े लोगों की राय और उनकी उपयोगिता का अगर तात्पर्य होता तो आज हमारे भाई बहन इस तरह से अस्पतालों के भीतर और अस्पतालों के बाहर बिना इलाज और बिना ऑक्सीजन के मर नहीं रहे होते। कारण सिर्फ वही है। लखनऊ में यह किल्लत कितनी बड़ी है ऑक्सीजन की? ब्रजेश जी, महाकिल्लत। मैंने बताया है ना, मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, घर पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पतालों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अस्पतालों के सामने ब्रजेश जी एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। पिछले साल जनवरी में सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा था। तब भी मैंने बार बार ये बात रिक्वेस्ट करी थी सरकार से कि इसको अगले साल 2022 अप्रैल तक के लिए कर दें,
लेकिन सरकार ने नहीं माना और 31 अप्रैल को अब फिर से रिन्यूअल सर पर खड़ा है। अस्पताल, डॉक्टर्स कोरोना से जूझे या रिन्यूअल के प्रोसेस से जूझे, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कृपया एक लेटर आपको देना है कि सभी प्राइवेट अस्पताल रिन्यूअल के प्रोसेस से परेशान ना हो, हम उसको 3 महीने 4 महीने के लिए बढ़ाए दे रहे हैं। इसीलिए तो सरकारें होती हैं कि वो प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेट कर दें कानून कि आप सर न उठा पाओ, इसलिए प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेट किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। आप एक तरफ हम इन सब चीजों से जूझे, उसके बाद आप हमारे ऊपर लीगल रस्सी से गला हमारा घोटते जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस कंडीशंस में मरीज के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अस्पताल के बारे में सोचें, कागजी कार्रवाई के बारे में सोचें, या ऑक्सीजन कहां से उपलब्ध होगी, इस प्रदेश क्या में सोचें। काबिलियत की और विशेषज्ञों की राय की कोई कद्र नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको सलाम करता हूं कि आप साल भर से मेरे साथ इस अभियान का हिस्सा हैं। आपने तो 50 बार एडवाइस दी, एक का भी पालन हुआ क्या? नहीं हुआ। अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है कि हमारे पास एक से बढ़कर एक काबिल लोग हैं, लेकिन हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर सूर्यकांत जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, नेशनल वाइस चेयरमैन है IMA के एएमएस सेल के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत लोग प्रतीक्षारत हैं आपके लिए, बड़े ढेर सारे सवाल भी मेरे समक्ष आए हैं। ये संकट और गहराता जा रहा है और आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं कि ये स्थितियां कितनी विकराल, विकट, परेशान करने वाली हैं कि लोग कोरोना से कम, ऑक्सीजन की कमी और इलाज न मिल पाने की वजह से ज़्यादा मर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं और आपसे सुझाव चाहते हैं। डॉक्टर कम्युनिटी भी आपसे सुनना चाहती है कि कुछ आपके पास कुछ रेमेडी है, कोई तरीका है, ताकि आप अपने जूनियर्स को, अपने साथ काम करने वाले बाकी डॉक्टरों को भी, मरीजों को भी, परिजनों को भी कुछ सलाह दे पाएँ कि वो कैसे बचें, आखिर जान कैसे बचे, ये तो बताइए। ब्रजेश जी, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने जो मेरा परिचय कराया है वो कराया है IMA का परिचय जी। बहुत से हमारे यही आपका असली परिचय है दरअसल। IMA में जो स्पेशलिस्ट एक विंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़, उसका राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे IMA जो है वो डॉक्टर्स की सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी। 4 लाख डॉक्टर्स इसके मेंबर हैं, 1700 ब्रांचेज हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारे करीब 94 ब्रांचेज हैं। तो IMA AMS की अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम कराया था मैंने राष्ट्रीय स्तर का। उसमें जो हमारे सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी, हमारा हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तो उन्होंने एक, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर JA जयलाल जी, वो तमिलनाडु से आते हैं और ये हैदराबाद से आते हैं, दोनों ही साउथ इंडिया से आते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने एक स्टडी प्लान की कि क्या इस परिस्थिति में हम अपने डॉक्टरों को क्या संदेश दे सकते हैं। तो थोड़ी देर में बात करूंगा कि मैंने डॉक्टरों के लिए कुछ पैकेज बनाया है कि उनको थोड़ा सेंसिटाइजेशन किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे कोई काबिल डॉक्टर नहीं है, सब काबिल है, मुझसे ज़्यादा भी काबिल है। मैं फोल्डेड हैंड से उनसे कहता हूं कि मैं किसी डॉक्टर की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा एक अनुभव है जिसको मैंने एक छोटा सा, और मैंने प्रयोग के तौर पर इस एक फॉर्मेट जो मैंने बनाया है, अप्रोच कैसे की जाए कोरोना के पेशेंट के ट्रीटमेंट की जी, प्लीज बताइए। तो मैंने एक वरिष्ठ चिकित्सक को रात में बहुत डरते डराते, उनको रिटायर हो चुके हैं वो PMS से, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े एडिशनल डायरेक्टर रैंक के आदमी रहे, और जब मैंने उनको भेजा वो व्हाट्सएप, तो उनके जो कमेंट थे, मैं उनको नमन करता हूं कि बहुत ही, इतना जूनियर हूं मैं उनसे, लेकिन इतना अप्रिशिएट किया। कहा डॉक्टर सूर्यकांत, ये तो आज की तारीख में हर डॉक्टर को जानने की जरूरत है। मैंने आपको उसके बाद मैंने शेयर किया रात के, हाँ, आपने मुझे व्हाट्सएप किया। आपको देखिए परसों रात को 2:20 किया है, तो 2:20 पे डॉक्टर सूर्यकांत जग रहे थे। सुबह उठ रहा तो मैंने देखा, ब्रजेश मिश्रा जी को मालूम है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैंने उसको ट्विटर पे आज शेयर भी कर लिया है, प्लेटफॉर्म पे भी। आप बताएं कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत 2 बजे इसलिए नहीं जग रहे थे कि उनको व्हाट्सएप बाजी में मजा आ रहा था। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की चिंता है। अभी जो आपने दर्द दिखाया है, वास्तव में आप पत्रकारिता के एक रोल मॉडल बन चुके हैं। देखिए, पत्रकारिता जो होता है वो समाज का आईना होता है, और आज मुझे ये देख के हुआ कि किसी नेता का बयान नहीं था, कुछ नहीं था, जनता का दर्द बयां किया है। मेरे आंसू आ गए, मैं इतना भावुक हो गया कि ये जो सामने आपने एक गिलास पानी रखा था, मैं पूरा का पूरा पी गया। खैर, मैं उस चीज को नहीं आना चाहता, मैं आता हूं प्रैक्टिकल बात। डॉक्टरों के लिए मेरा एक संदेश है,
तो देखिए बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में मौजूद है। किसी के घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी के घर में ईसीजी नहीं है, किसी के घर में और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जी। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार कहा था, घर में टीवी हो ना हो, फ्रिज हो ना हो, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। अब पल्स ऑक्सीमीटर के आधार पर केवल ट्रीटमेंट प्लान बनाना, यह दुनिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और मैं माफी चाहता हूं अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी से, डॉक्टर कम्युनिटी से और सभी सरकार से और सब प्रोटोकॉल वालों से कि भाई कोरोना से लड़ना है तो आज ये प्रोटोकॉल तोड़ दीजिए। भाई कोरोना, ऐसा ना हो कि कोरोना से ज्यादा प्रोटोकॉल परेशान कर दे। तो मैंने क्या किया है कि बहुत सिंपल एक फॉर्मूला बनाया है जी, प्लीज जी। एक फॉर्मूला बनाया है कि जब ऑक्सीजन का लेवल 94 से ऊपर है तो क्या डॉक्टर इलाज करें, और एक फॉर्मूला बनाया है दूसरा कि 94 से 90 के बीच में है तो क्या इलाज करें, और 90 से नीचे है तब केवल। पिछली बार जब मैं आया था तो सिर्फ 94 में मेरी सुई अटक गई थी। मैंने कहा था मैजिक नंबर 94 94 94 494 याद करा रहे थे। तो आज मैं फिर बता दूं मैजिक नंबर 90 मैजिक नंबर 90। मैं थोड़ा नीचे उतर आया हूं, स्टेप डाउन। मतलब अब अगर आपको सस्टेन करना है तो 90 मिनिमम मैनेज करना पड़ेगा। देखिए अस्पताल आप आप बहुत गंभीर बात कर रहे हो, किसी की सांसों की बात है डॉक्टर जी जी। अरे सोच समझ कर बोलिएगा। हमारा जो जीवन है वो उसकी शुरुआत होती है पहली सांस से और अंत होता है अंतिम सांस। तो अब 90 आप रिकमेंड करते हैं कि 90 है तो आप सेफ हैं, 90 है तो आप घर में रह सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है। आप 90 तक, अभी तक क्या था 94 से नीचे जीचे जगह अस्पताल के पीछे एम्बुलेंस में पीछे आदमी भागने लगता है, उसकी एनर्जी उसमें लग जाती है। अब आप रिकमेंड करते हैं कि 90 तक घर पे रहो। 90 तक आप घर में रहिए, आप चिंता मत करिए। और दूसरा मैं चाहता हूं कि हमारी जो 94 ब्रांचेस हैं यूपीआई में की लखनऊ में एक एक डॉक्टर, मैं कहता हूं कि मेरे शहर मोहल्ले मोहल्ले क्लिनिक में हर जगह डॉक्टर सूर्यकांत बन जाए। एक से काम नहीं चलेगा, एक कैसे काम कर सकता है? इस 24 करोड़ जनता के लिए एक काफी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे काबिल डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरा एक सेंसिटाइजेशन लुक है, उस लुक को सुन लीजिए। अगर अच्छा लगे तो पसंद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा प्लीज। 94 से ऊपर अगर है तो आइसोलेशन कर दीजिए और प्रोन पोजीशन कर दीजिए। ये प्रोन पोजीशन मैंने जब वेंटिलेटरी मैनेजमेंट पढ़ा तो वेंटिलेटरी मैनेजमेंट में आया कि मरीज को प्रोन मतलब पेट के बल। प्रोन के मतलब पेट के बल। जी पिछली बार आपने क्लियर किया था, मैं उसको सही नहीं, मैं थोड़ा आप मेरे साथ दर्शक मेरे गांव के भी बहुत लोग हैं। नहीं वो अच्छा है, भाई बहन मेरे गांव के लोग हैं। जी जी जी, आप बिल्कुल उसका अवधिकरण, ब्रजीकरण, बुंदेलखंडीकरण, सब भोजपुरीकरण सब कर पेट के बल लेट जाओ भैया, पेट के बल लेट जाओ। ओके। जैसे छोटा बच्चा अक्सर देखा हुआ आपने, पेट के बल लेके ऐसे और ऐसे बैठा रहता है। फोटो वोटो बहुत सारी आती है, लोग फोटो खींचते हैं, मेरा बच्चा फिर क्या करे? पेट के बल जैसे ही लेटते हैं तो मेरा अनुभव केवल ये आया कि अभी 5 मिनट के अंदर 3 से 5% ऑक्सीजन बढ़ती है। ओके। परसों मुझे हैरानी हुई जब मेरे एक पत्रकार दोस्त, छोटे भाई हैं, वो स्वयं कोरोना से पॉजिटिव है, चूंकि पॉजिटिव है उनका नाम नहीं ले सकता मैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने वीडियो देखा और मैंने 10 मिनट तक प्रयोग किया और थोड़ी सी उसमें गहरी गहरी आराम से सांस ली। आप उनका जो है वो ऑक्सीजन 11% बढ़ गया। तो बोले अभी तक तो आपके पास डॉक्टर का प्रमाण था कि 3 से 5% बढ़ता, अब मेरा पत्रकार का एविडेंस इसमें जोड़ लीजिए कि 10 से 11% तक बढ़ जाता है। ठीक है। तो आइसोलेशन कर दीजिए। और दूसरा मैंने कहा एकांतवास करिए, लेकिन अकेलापन नहीं, उसको इन्वॉल्व करिए, कम्युनिकेट करते रहिए जी। तो पहला पॉइंट आइसोलेशन कर दीजिए, दूसरा पॉइंट प्रोन पोजीशन कर दीजिए। प्रोन पोजीशन में ऑक्सीजन जो गिरने का सिलसिला है वो रुक जाएगा। प्रोन मतलब बहनों भाइयों पेट के बल लेटेंगे तो आपका जो गिरने का सिलसिला है वो रुक जाएगा। तीसरा काम मैंने कहा कि जो आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का हमारा प्रोटोकॉल है 5 दिन का, वो पालन करिए। और चौथा मेरा पॉइंट डॉक्टर्स के लिए है 18 mg वाली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ओके। सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि सिम्टम अगर खांसी का है तो खांसी का सिरप भी आप दे सकते हैं, बुखार का है तो बुखार दे सकते हैं। अब बुखार में बड़ा कंफ्यूजन है, लोग क्या करते हैं कि ऐसे उत्साह के देखने के लिए कि मेरा देखें पारा कहां तक जाता है। अब 103 104 का भाई बहनों इंतजार मत करिए। 99 लक्ष्मण रेखा है, 99 को जैसे ही क्रॉस करें आप पैरास्टामोल ले सकते हैं। 60 किलो से ऊपर हैं तो 650 और 60 किलो से नीचे हैं तो 500 mg का ये पैरास्टामोल लेते। अब लोग कहते हैं कितनी पैरास्टामोल लें, तो मैं आपको बता दूं कि एक पैरास्टामोल ही ड्रग है जो बहुत सुरक्षित है। लिवर भी उसको वेलकम करता है, कह रहा आप चिंता मत करिए, पैरास्टामोल लेते रहिए। मैं आपको बता दूं हैरिसन में 6-7-8 बार ले सकते हैं। हैरिसन में लिखा हुआ है 8 बार तक ले सकते हैं। 500 mg एक दिन में अगर जरूरत हो तो 8 बार भी, मतलब हर 2-2 ढाई घंटे 3 घंटे पे भी ले। लोग कहते हैं कि अरे अभी साहब 1 घंटे पहले ली थी दोबारा कैसे ले लीजिए भाई। उस पैरास्टामोल के साथ साथ कोल्ड स्पंजिंग भी कर लीजिए। अब लोग क्या करते हैं, वो एक पट्टी लेते हैं गीली
और यहां रख लेते हैं, कह रहे साहब कोल्ड, ये कोल्ड स्पंजिंग नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे की आप स्पंजिंग पूरे शरीर करते हैं, तो आप पूरे शरीर की स्पंजिंग करिए, इसको कोल्ड स्पंजिंग कहते हैं। और बाकायदा बर्फ का पानी लीजिए, फ्रिज का पानी निकालिए, पीजिए मत, लेकिन स्पंजिंग कराइए, आप स्पंजिंग कराइए। इसमें कोई हया शर्म की बात नहीं है। आप जितना शरीर एक्सपोज कर सकते हैं, अपने घर परिवार वाले हैं, अरे आप पैदा हुए थे तो नंगे हुए थे, क्या फर्क पड़ता है, तो आप उनसे स्पंजिंग कराइए। तो स्पंजिंग प्लस पैरास्टामोल, थोड़ा सा आप कर दिए। बुखार को कम से कम करने की कोशिश करिए। बुखार को 99-100 के बीच में रखिए, इसके ऊपर मत जाने दीजिए। बुखार जैसे ही बढ़ता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर की बढ़ती है, कमजोरी बहुत आ जाती है और ऑक्सीजन और गिरने लगती है। ये एक विशियस साइकिल है। तो कई लोग कहते हैं साहब मेरा आज 103 गया, भाई ये शौक की बात नहीं है, कोई बड़ा अच्छा पैमाना 99 कट ऑफ मार्क है, वहां पे आप दवा खा लीजिए। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, विटामिन बी, सी, डी, जिंक और स्टीम इनहेलेशन मैंने बताया। और करिए। भाप कितनी बार लें लोग? भाप देखिए मेरे प्रिस्क्रिप्शन में 2 बार लिखी है। मैं परेशान हो गया। मेरे एक रिश्तेदार कानपुर में रहते हैं, बोले साहब वो जीजा जी वो तो मेरा गला जल गया, ये हो गया वो। मैंने कहा भाई अब आपने अपने साले को बताया तो ठीक ही बताया होगा। नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन मेरी पत्नी चला नहीं भाई, मुझसे ज्यादा डॉक्टर तो प्रीति जी है, वो मतलब उनका प्रिस्क्रिप्शन धड़ाधड़ दौड़ रहा है जी। तो हमने कहा तुम किसके पर्चे से दवा ले रहे हो? तो उनके वो मामा के लड़के हैं, तो बोले नहीं वो प्रीति दीदी ने भेजा। तो मैंने कहा वो तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन है। मैंने कहा दोबारा पढ़िए, उसमें भाप कितनी बार लिखी है? इसमें 2 बार। हमने कहा आप कितनी बार ले रहे हैं? आप बहुत उम्मीद जगाने वाले व्यक्ति। 5 बार ले रहे हैं। मैंने कहा 5 बार मत लीजिए भाई। और ब्रजेश जी मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन में कहीं काढ़ा नहीं है। क्यों? पिछले साल था, इस बार नहीं है। इस बार इसलिए नहीं है कि पिछली बार काढ़ा पी के लोगों ने पेट में अल्सर कर लिए, एसिडिटी हो गई, तो भाई हमने इस बार काढ़ा को नमस्कार कर लिया। इस बार काढ़ा मेरे प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है। अरे स्टीम लिखा है। 3 बार लें कि 4 बार? आप 2 बार, बस केवल 2 बार, सुबह शाम, बस इतना काफी है। और 5 मिनट लें, ऐसा ना हो कि पूरा 1 घंटा आप भाप लेते रहें। सिर्फ 5 मिनट भाप पर्याप्त है और सुबह शाम पर्याप्त है। लेकिन भाप बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि पहली स्टेज जो 94 से ऊपर जा रही है, उस पर सबसे दमदारी से काम करती है। आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन से भी तेज काम करती है, तो भाप काम करती है। उसको जरूर लीजिए, लेकिन 2 बार लीजिए। तो ये हुआ 94 से ऊपर वाला। अब हम चलते हैं 94 से नीचे। अब आपकी प्रोन पोजीशन के बाद भी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद भी, अब आपका मान लीजिए आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन के प्रोटोकॉल के बाद भी अगर 94 से नीचे जाने लगती है, तो थोड़ी चिंता करिए, लेकिन डरिए मत, घबराइए मत। और मरीज को भी यही कहिए, नहीं मस्त रहिए। अब आप आइसोलेशन कंटिन्यू रखिए। प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटने वाला, ये कंटिन्यू रखिए। अब देखिए प्रोन पोजीशन ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे उल्टे पेट के बल ही लेटे रहे। हाँ, कुछ लोग अरे तो भाई सीधे ही नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर पेट के बल लेटने से 10% तक बढ़ रही है, तो आप दायां बाएं करवट से लेट रहे हैं, उससे भी 2-2.5% बढ़ रही है। ये भी मैं फॉर्मूला दे दूंगा आज आपको। तो कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी पेट बल, कभी थोड़े बहुत सीधे भी लेट जाइए। आदत नहीं होगी उल्टे लेटने की, तो आप वो कहते हैं ना कि वो करवट बदलिए और पोजीशन बदलते रहिए, इससे फायदा मिलेगा। और इसके बाद मैं कहूं कि डॉक्टर का आपका रोल आता है। वो डॉक्टर, मैं कहूंगा कि डॉक्टर सूर्यकांत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फैमिली फिजिशियन है जिसने पैदा होने से आज तक आपकी केयर की है। वो हमारे बहुत ऊपर है। मैं उसको कद्र को सम्मान करता हूं, उस एमबीबीएस डॉक्टर को, या जो भी आपका है, वैद्य जी हैं, हकीम हैं। मैं देखिए ये बाउंड्री मैं सब तोड़ दे रहा हूं। आयुर्वेद, ये होम्योपैथी, कुछ नहीं। अरे जो डॉक्टर सिंपैथी दे दे वही पैथी सबसे अच्छी है। जहां से मिले सिंपैथी वही पैथी सबसे अच्छी। तो उस डॉक्टर ने आपको बस ले लीजिए कि डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा है कि 94 के नीचे स्टेरॉइड नाम की दवा ऐड की जा सकती है और मिरेकल करती है। स्टेरॉइड। अब क्या हुआ, पिछली बार मैंने आपको प्रोटोकॉल लिखा था, उसमें डेक्सामेथासोन लिखी थी। आज की तारीख में मैंने 4 मिलीग्राम या 8 मिलीग्राम कही थी। आज मुझे फोन कही आए कि साहब 0.5 मिलीग्राम की डेक्सामेथासोन मिल रही है। अब बताइए 0.5 मिलीग्राम की डेक्सामेथासोन अगर हम 4 मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 8 गोलियां लेनी पड़ेंगी। तो मैंने पॉलिसी आज बदल दी है, इसलिए अपडेटेड वर्जन आपको भेजा है, आप उसको रीसर्कुलेट कर दीजिए। अपडेटेड ट्रीटमेंट कि अब मैंने कहा है कि अगर डेक्सामेथासोन फर्स्ट चॉइस है, WHO से लेकर कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर ऑफ अमेरिका से लेकर मतलब CDC सेंटर, अमेरिका का बहुत बड़ा सेंटर है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, इन सब लोगों ने कहा है कि गेम चेंजर है। अगर वास्तव में, आपको मैंने एक पैराग्राफ भेजा है, उसका स्क्रीनशॉट लेटेस्ट, ऊपर रेमडेसिविर के बारे में एक 4 लाइन का पैराग्राफ है, नीचे डेक्सामेथासोन के बारे में पैराग्राफ है। उस डेक्सामेथासोन के पैराग्राफ को भी आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन के रूप में मान लीजिए। स्टेरॉइड होते हैं, 3 प्रमुख स्टेरॉइड हमारे डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं।
एक डेक्सामेथासोन जो शॉर्टेज हो गई, मैं मानता हूं। अगर डेक्सामेथासोन नहीं हुआ तो आप घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन कोई दोयम दर्जे का स्टेरॉइड है, बिल्कुल नहीं है। स्टडी बाय द वे डेक्सामेथासोन की हुई है, इसलिए उस पर कागज पे लिखा हुआ है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि दोनों स्टेरॉइड काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। करेक्ट। तो आप लिखिए 4 मिलीग्राम का अगर आप डेक्सामेथासोन नहीं मिल रहा है तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी 4 मिलीग्राम का मिलता है, और 60 किलो से ऊपर आपका मरीज है तो 8 मिलीग्राम का डेक्सामेथासोन नहीं मिल रहा है तो 8 मिलीग्राम का आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम। इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो एक मौका और मिलेगा आपको अस्पताल से बचने के लिए। तो मैं डॉक्टर्स के लिए कह रहा हूं कि यहां पे डॉक्टर, लेकिन एक मेरा यहां पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि ये गोली जो है 5 दिन जब आप लेंगे तो जैसे डायबिटीज का व्यक्ति है तो थोड़ी सी शुगर बढ़ जाती है। स्टेरॉइड के बाद लोगों ने कंप्लेन की कि शुगर बढ़, थोड़ी शुगर बढ़ जाती है, तो इसीलिए मैंने यहां एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन लगा दिया है कि अपने शुगर डॉक्टर चेक से करते रहें। हाँ, और ऐसा अगर मरीज है कि डायबिटीज भी है और कोरोना भी है तो फिर 2 इंस्ट्रूमेंट घर में रखें, एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें और एक ग्लूकोमीटर भी रखें। दोनों मीटर रखें और दोनों मीटर को नापते रहिए और अपने डॉक्टर की सलाह से। बाकी चिंता की कोई बात नहीं। अरे 5 दिन की बात है भाई, ये संकट निकल जाएगा। 5 दिन के कितने दिन हमें अगर पॉजिटिव कोई होता है तो चौकन्ना रहनी चाहिए? 5 दिन या 7 दिन? कितने दिन चौकन्ना रहना चाहिए पॉजिटिव की रिपोर्ट? देखिए अभी हमने नवदुर्गा समाप्त किए, 9 दिन कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिन निकल गए तो बंदा सेफ है? माँ देवी, माँ नवदुर्गा, बंदा बंदी दोनों सेफ? जी जी बिल्कुल। अगर 9 दिन आपने काट लिए तो आप राजा हो गए, राजकुमार हो गए। तिलक लगा के टीका कर लीजिए। बड़े तगड़े डॉक्टर हो आप, बड़ी पॉजिटिविटी लाते हो, अच्छा है, लेकिन कोरोना वाली पॉजिटिविटी ना हो। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, ऐसे काबिल डॉक्टर अनूप अग्रवाल, डॉक्टर सूर्यकांत और भी हमारे साथ बहुत गेस्ट जुड़ते रहते हैं, इन लोगों की सलाह से आपकी सरकार को परहेज क्या है? क्यों इनसे इतना आपके मन में आपके प्रति ये भावना है? ऐसे ऐसे विशेषज्ञ बैठे हैं और इन लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब ने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और सभी लोग उसको संज्ञान में ले रहे होंगे, पूरा देश उसको संज्ञान में ले रहा होगा आपके चैनल के माध्यम से। और मैं पहले से भी इस बात का वकालत करता रहा हूं कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय सबसे ऊपर होना चाहिए, गाइडेंस में ही उनके सारी व्यवस्था, इसकी प्रोटोकॉल बनना चाहिए। आपने सुना इनकी बातों से कितना भरोसा झलकता है। एक बार पेशेंट अगर इन 3-4 डॉक्टरों से बात कर लेना तो अब मरता हुआ आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत जी जैसे विशेषज्ञ को सैल्यूट करता हूं और मैं इनकी जो भी सलाह है पूरा सिस्टम उसको संज्ञान में ले रहा होगा। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी सबसे अनुरोध करूंगा कि जैसा डॉक्टर साहब की सलाह है उससे बहुत सारे लोगों की कीमती जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और उसको तात्कालिक रूप से। सर, आप ऑक्सीजन तो दे नहीं पा रहे हो इस प्रदेश के नागरिकों की, आप डॉक्टर सूर्यकांत की सलाह क्या लोगे? देखिए, वो ठीक बात है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सरकार सारे वो प्रयास कर रही है जिससे कमी को तात्कालिक रूप से दूर किया जा सके और सभी अस्पतालों को, सभी लोगों को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराया जा सके। डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, ये सरकार की अदूरदर्शिता के कारण ये कोरोना महामारी इतना भीषण और विकराल रूप उत्तर प्रदेश में अख्तियार कर चुकी है। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे ये सरकार की अदूरदर्शिता है, क्योंकि महामारी साल भर और अन्य मुल्कों में भी, देशों में थी, सबक लेनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से कोई व्यवस्था तो नहीं की। ये हाँ, होर्डिंगें बड़ी बड़ी लगाई थी, 30 मेडिकल कॉलेज, वो 30 मेडिकल योगी जी के कहां चले गए मेडिकल कॉलेज? अरे एक लखनऊ की राजधानी में हमें कॉलेज दिखा दें जो 5 साल में, केंद्र की सरकार को 7 साल हो गया बीजेपी की, योगी की सरकार को हो गया 5 साल, 5वां बजट दे चुके हैं। एक लखनऊ की राजधानी में मेडिकल कॉलेज दिखा दें, हम 10 कॉलेज और 10 में बता देंगे। कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश जी ने बनाया, लोहिया बनाया, कितने हॉस्पिटल बनाए। ये तो कुछ नहीं, केवल बकवास कर रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री जी कम से कम ये जो जिस तरीके का हाहाकार प्रदेश में, अरे वो अपनी पार्टी के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। विनीत शारदा का ट्वीट पढ़ो, रोना आ जाएगा। बेचारे ने जीवन दे दिया बीजेपी को, कमल खिलाने में जीवन दे दिया। आज उनको 2 इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, गाली दी जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है विनीत शारदा को। ब्रजेश जी,
हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं और दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई भर्ती नहीं किया इन्होंने। इन्हें तो कहते थे 1 करोड़, बहुत शुक्रिया, करोड़ों लोगों को नौकरियां दे दी। को आगे बढ़ाते ये लोग जो लाखों लोग आज आ रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट में किसी और दिन कर लूंगा, आज थोड़ा सा सहयोग करें। डॉक्टर विमल कुमार जी, इस वक्त तत्काल प्रभाव से भारत की सरकार और राज्य की सरकारों को क्या तत्काल प्रबंध करने की आवश्यकता है? सर, सबसे पहले तो जो हमें एक जो अभी मोस्ट स्टेज में लेना है वो है कि सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है, और उसको हम एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 2 से 3 लोगों को हम ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट्स को दे सकते हैं इजीली। अगर हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वी कैन अरेंज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन वार्ड। ओके, ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर साथ में जो गवर्नमेंट अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको कंसंट्रेट करके इन दी एब्सेंस ऑफ, जब हम 100% ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे होते हैं उस समय उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उससे, जो कि एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है अभी तक। ठीक बात कह रहे हैं, वो भी मैंने नोट किया। हमें जो वार्ड में पेशेंट एडमिटेड हैं जी, जो आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट्स नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इवन डॉक्टर अनूप अग्रवाल को हम घर में भी दे सकते हैं। इतनी बड़ी क्राइसिस ऑक्सीजन की है, क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं है? और आपको क्या लगता है जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं अभी, और कितना वक्त सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई में लग सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जो हालात चल रहे हैं, हम लोग 3 दिन पहले भी डिबेट में बैठे थे और उस दिन हो रहा था कि इतने मीट्रिक तक ऑक्सीजन आ गई है, यहाँ से ट्रक आ रही है, वहां से गाड़ी आ रही है, सब बातें थी। लेकिन पिछले 2 दिन से फर्जी बयान थे डॉक्टर साहब। पौने 9 बजे जी कल रात को भी पौने 9 बजे एटलीस्ट 6 हॉस्पिटल्स ने ग्रुप में डाला था कि हमारे पास 1 घंटे और 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और कुछ नहीं सॉल्व हो पा रहा है। जहां तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि यहां से लेकर दिल्ली बंबई तक 1 लाख रुपए में ये 35,000 की चीज आज उपलब्ध नहीं है। वो तो छोड़ दीजिए, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाने वाला ये सिंपल सा मॉक्स रेगुलेटर है जो मरीजों को ये तक नहीं मिल रहा है। तो ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ना ऑक्सीजन मॉक्स, ना उसका मास्क, ना ऑक्सीजन। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं और आपको बधाई यहां पर देना चाहता हूं कि उस दिन डिबेट में जब हम लोग बैठे थे तो माननीय डॉक्टर उमाशंकर जी थे और उन्होंने बाद में मुझे प्रपोजल दिया कि डॉक्टर साहब वो पार्टी फंड के थ्रू एक ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं जिससे प्राइवेट अस्पतालों के गैस की फिलिंग हो। मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कि मैं और वो पिछले 5 दिन से लगभग 4 कंपनी से बात कर चुके हैं। ना छोटा ऑक्सीजन का प्लांट अवेलेबल है, ना कोई बड़ा। 1 महीने के समय के अंदर कोई भी कंपनी आज की तारीख को देने को तैयार नहीं है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये विपदा 2, 3, 4, 10 दिन में सॉल्व होगी या अपने आप ही जो विकराल रूप है, जब कोरोना की बीमारी ढलने लगेगी तो शायद हम महसूस करने लगेंगे कि हाँ भाई समस्या सॉल्व हो गई। बहुत ऊंची बात आपने कही। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप बताइए कि अगर किसी का 90 के नीचे आ रहा हो तो फिर वो क्या करे? अस्पताल में जगह नहीं है जी, बेड अवेलेबल नहीं है, लोग करें क्या? अगर 90 के बाद नीचे आ रही हो तो क्या करें, आप ये बताओ। अब देखिए, 90 के नीचे है, थोड़ा समय कम है तो हाँ, 90 के नीचे है तो उसके हमारे पास 3 विकल्प है। एक है हाई फ्लो ऑक्सीजन। ओके, उसके लिए एक मशीन आती है जिसको हम HFNO कहते हैं, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन। वो मशीन एक वेंटिलेटर के पहले का माध्यम है। कुछ अस्पतालों में हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन है, तो आप अस्पताल को डराइए मत। अस्पताल से कहिए कि भाई अगर आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो क्या आप हाई फ्लो ऑक्सीजन हमको प्रदान कर सकते हैं, या रीब्रीदिंग मास्क से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये उनके थोड़े वेंटिलेटर के थोड़े से विकल्प हैं, पहले के विकल्प हैं। तो 80 से 90 के बीच में अब जो व्यवस्था आती है उसमें जो नॉर्मल सिलेंडर से हम ऑक्सीजन देते हैं या मास्क से देते हैं, तो क्या हम उस लेवल से और फ्लो बढ़ा के, तो 80 के 90 बीच में मेरी डॉक्टरों से सलाह है
कि अगर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है तो क्या रीब्रीदिंग मास्क से या हाई फ्लो नेजल कैनुला से आपके यहाँ सुविधा उपलब्ध है तो 80 से 90 के मरीज आप अपना ले सकते हैं। उनको अभी आप मतलब 80 से 90 के बीच के मरीज हम हाई फ्लो ऑक्सीजन पे से बचा सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, उनको वेंटिलेटर पे जाने पे रोक सकते हैं। अब 80 के नीचे भी जब चली जाती है तो 80 और 70 के बीच में एक और बीच में है वेंटिलेटर से पहले, वो है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। दो तरह के वेंटिलेशन हैं। अब वेंटिलेटर जनता एक ही जानती है, उसको समझ में नहीं आता ये नॉन इन्वेजिव क्या है, इन्वेजिव क्या है। इन्वेजिव वो होता है कि जिसमें अंदर नली डाल के ऑक्सीजन प्रवाह दिया जाता है और प्रेशर दिया जाता है। और ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में सिर्फ मास्क ही होता है, एक मशीन होती है, मास्क और मशीन। उसमें कोई आपको ना तो यहां गले में छेद बनाना पड़ता है और ना कोई ट्यूब डालनी पड़ती है, सिर्फ मास्क होगा, एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं हम NIV। तो एक 70 से और इसके बीच में ये एक NIV का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 60 के नीचे देन आपको फिर वेंटिलेटर पे डालना, वेंटिलेटर के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और इसी के बीच में एक रास्ता है, वो है रेमडेसिविर का उपयोग। अब देखो मैंने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया कि रेमडेसिविर गेम चेंजर बिल्कुल नहीं है, जनता काला बाजारी ना करे। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो प्रोसेस है जितनी जल्दी अर्ली शुरू कर देंगे आप, मतलब 94 का इलाज रेमडेसिविर का इस्तेमाल किस स्टेज पे होना चाहिए, NIV पे या वेंटिलेटर? रेमडेसिविर का इलाज वेंटिलेटर से पहले का है। ओके, यानी जब 70 से 80 के बीच बस अगर वेंटिलेटर की स्थिति में मरीज आ गया है तो रेमडेसिविर कुछ नहीं करेगा। मत भागिए रेमडेसिविर के पीछे। खाली टाइम में मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। नहीं, मैं तो 24 करोड़ जनता का असिस्टेंट हूं। जनता का प्यार जो मिलता है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी उम्मीदें कुछ जगी होंगी, हमारे विशेषज्ञों की बात से आप सबको कुछ धीरज मिला होगा। सरकार सहयोग कर रही हो ना कर रही हो, आपको चिकित्सा सुविधा मिल रही हो ना मिल रही हो, लेकिन हमारे विशेषज्ञों के सुझाए हुए सुझाव और उनकी कही गई बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये कार्यक्रम मैं YouTube पे अपलोड भी कर दूंगा, आप इनकी बात दोबारा से भी सुन सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। चैनल की वेबसाइट, चैनल के ट्विटर हैंडल, चैनल के फेसबुक पर भी ये पूरे बयान, पूरी जानकारी उपलब्ध है, आप आसानी से इसको ले सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मिलकर लड़ना है और मिलकर जीत के निकलना है। हमें ये जज्बा अपने भीतर बनाए रखना है। सरकार सहयोग करे या ना करे, एक समाज के रूप में हमें संगठित होकर अपने भाई बहनों को इस मुसीबत से निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।